अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप ठीक हो गए, खैरियत से हो। हमारी दुआ पैसे हंसते और मुस्कुराते रहे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज। नहीं बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, इंडिया के टॉप 10 प्रोजेक्ट पे हम रिएक्शन देंगे। तो आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उस पर देंगे अपना रिएक्शन। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि इसी साल यानी कि 2023 में बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने 10वें प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बिल्कुल नया और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, यानी कि इस एयरपोर्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध जिले के जेवर में देखने को मिलेगा। इसी कारण इसको जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। अब जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उन सभी लोगों को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टोटल 4 फेसेस में कंप्लीट किया जाएगा। और जब ये चारों फेज बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो 1 साल की पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी वो हमें 70 मिलियन देखने को मिलेगी, यानी कि 1 साल में 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और इस एयरपोर्ट पे आपको 2 टर्मिनल बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी जो कि 5000 एकड़ के एरियाज में फैली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो 1 साल में 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें फेज 1 के प्रोग्रेस के बारे में, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है उसने 20% की जो प्रोग्रेस है वो रीच कर ली है। और दोस्तों फेज 1 के एरोडोम का वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि एरोडोम ऐसी लोकेशंस को बोला जाता है जहां पर एरोप्लेन्स को पार्क किया जाता है और एरोडोम में ही फ्लाइट से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फेज 1 है वो काफी जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन फेज 1 को पब्लिक के लिए सितंबर 2024 में ओपन कर दिया जाएगा। और अगर बात करें अपने 9th प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना नोवा प्रोजेक्ट है दिल्ली मेरठ आरआईटीएस कॉरिडोर। दोस्तों 2023 में इंडिया की जो पहली रैपिड रेल है वो एक रियलिटी बनने वाली है, क्योंकि 2023 में 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। और ये 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन आपको साहिबाबाद और दुबई के बीच में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये जो दिल्ली और मेरठ के बीच में बनाया जाने वाला आरआईटीएस कॉरिडोर है, इसकी टोटल लंबाई हमें 82 किलोमीटर देखने को मिलती है, जिसमें से 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को 2023 में ही ओपन कर दिया जाएगा, जो कि इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का 20% होता है। अब अगर बात करें आरआईटीएस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये इंडिया का एक काफी यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ यानी कि 3 सिटीज को कनेक्ट करेगा, वो भी हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा। क्योंकि इस कॉरिडोर पर चलाई जाने वाली जो आरआईटीएस ट्रेन है उसको 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आरआईटीएस ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाया जाएगा। और आरआईटीएस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो हमें 100 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। अब जो ये पूरा 82 किलोमीटर लंबा आरआईटीएस कॉरिडोर है वो दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोदीपुरम तक जाता है। और इस पूरे आरआईटीएस कॉरिडोर पे आपको टोटल 25 स्टेशन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 22 स्टेशन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे और बाकी के बचे हुए 3 स्टेशन आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है वो 2025 में बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर बात करें अपने 8वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है और मुंबई में काफी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेशनल फ्लाइट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुंबई में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर काफी कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं, जिस कारण मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमें काफी ज्यादा भीड़ भाड़ भी देखने को मिल सकती है। इसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का काम शुरू किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी 1 साल की पैसेंजर्स की कैपेसिटी 60 मिलियन होगी, यानी कि ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 साल में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। और बताया जा रहा है कि इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा 1 साल में 15 लाख टन कार्गो को भी ट्रांसफर किया जा सकता है प्लेन्स के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि इस एयरपोर्ट का जो वर्क है वो फुल स्विंग में जारी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई के अंदर हमें जमीन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लेकिन आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो भी जमीन की जरूरत थी, यानी कि जो लैंड एक्वायर करने का प्रोसेस था वो सक्सेसफुली
कंप्लीट हो चुका है और बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट दिसंबर 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बात करें अपने 7th प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना 7वां प्रोजेक्ट है बेंगलुरु मेट्रो। दोस्तों 2023 में हमें बेंगलोर के अंदर नम्मा मेट्रो के द्वारा एक काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नम्मा मेट्रो है, नम्मा मेट्रो के द्वारा कमर्शियल ऑपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाएगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो ये नम्मा मेट्रो है वो बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बेंगलोर की बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को काफी जल्दी पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। और ये जो 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो है वो 2 IT कॉरिडोर को एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिनका नाम है व्हाइट फील्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इन दोनों IT कॉरिडोर को ये जो मेट्रो है वो एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिसके कारण इन दोनों सिटीज के बीच में होने वाला जो बिजनेस है वो भी काफी ज्यादा ग्रो होगा और पैसेंजर भी आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। बताया जा रहा है कि 2023 के बीच में एक 15 किलोमीटर लंबी पर्पल लाइन और एक 19 किलोमीटर लंबी येलो लाइन को पब्लिक के लिए 2023 के मिड में ही ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसी उम्मीद की जा रही कि ग्रीन लाइन को भी इसी साल ओपन किया जा सकता है। तो अब अगर बात करें अपने छठे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना छठा प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। दोस्तों इंडिया के द्वारा समुद्र पर बनाए जाने वाले सबसे लंबे ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये समुद्र पे बनाया जाने वाला इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा ब्रिज होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के बनने के बाद मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, इसको सी लिंक भी बोला जा रहा है, क्योंकि इसको समुद्र के ऊपर बनाया गया है। तो बेसिकली दोस्तों करंटली अगर आप साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाते हो तो प्रेजेंट टाइम में आपको 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। लेकिन जब ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर रेडी हो जाएगा तो इस ब्रिज के बन जाने के बाद आप साउथ मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में ही जा पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज है और इसके अलावा ये 6 लेन वाला ब्रिज है। अब मैं आपको बता दूं कि इस 22 किलोमीटर लंबे ब्रिज में से 16.5 किलोमीटर लंबा जो ब्रिज है वो आपको समुद्र के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी का जो 5.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है वो आपको लैंड यानी कि जमीन पर वायडक्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि दिसंबर 2022 में ही इस ब्रिज का 91% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और 2023 में ही इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और अब अगर बात करें अपने 5वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना 5वां प्रोजेक्ट है मुंबई मेट्रो। दोस्तों एक के बाद एक हमें मुंबई के लोगों के लिए काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इसी कारण बताया जा रहा है कि 2023 में मुंबई के लोगों के लिए 2 मेट्रो लाइन को ओपन किया जाएगा और इन मेट्रो लाइन को 2A और 7 बोला जा रहा है। और इन दोनों मेट्रो लाइन को येलो और रेड लाइन के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अलावा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा मुंबई की मेट्रो लाइन 3 को भी 2023 में ही पब्लिक के लिए ओपन किया जाने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मेट्रो लाइन 3 है उसकी लंबाई हमें 33.5 किलोमीटर देखने को मिलती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 34 किलोमीटर लंबी होगी ये मेट्रो लाइन 3। और इस मेट्रो को अंडरग्राउंड टनल से भी गुजारा जाएगा। और बताया जा रहा है कि मेट्रो लाइन 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस मेट्रो लाइन 3 के द्वारा मुंबई के की फाइनेंशियल हब को कनेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए नरीमन पॉइंट, BKC, लोअर पैरल एयरपोर्ट, CEEPZ और MIDC जैसे प्लेसेस को भी मेट्रो ये कनेक्ट करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस मेट्रो लाइन 3 को 2023 में ही पब्लिक के लिए ओपन करने की प्लानिंग की जा रही है। तो काफी जल्दी हमें मुंबई के अंदर एक मेट्रो का जाल देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें अपने चौथे प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है कोची वाटर मेट्रो। अब दोस्तों इसका नाम बेशक कोची वाटर मेट्रो है, लेकिन अभी तक जो आपने इंडिया में मेट्रो ट्रेन देखी है, ये कोची वाटर मेट्रो उन सभी मेट्रो से काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस मेट्रो को जमीन पर नहीं चलाया जाने वाला है, बल्कि जैसा कि हम इसके नाम से ही जानते हैं कि ये कोची वाटर मेट्रो है। और ये जो मेट्रो है इसको पानी में चलाया जाएगा और ये एक प्रकार से हमें बोट की तरह ही देखने को मिलेगी। और ये इंडिया की पहली ऐसी मेट्रो है जिसका काफी लंबे समय से इंतजार भी किया जा रहा था। और मैं आपको बता दूं कि 2023 में ही आप कोची वाटर मेट्रो में ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों इस वाटर मेट्रो का जो कोची वाटर मेट्रो नाम रखा गया है वो केरला से इंस्पायर्ड होकर रखा गया है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि केरला के अंदर हमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, यानी कि केरला एक डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस है। अब दोस्तों केरला में हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि यहाँ पर नॉर्मल मेट्रो को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल मेट्रो को बनाने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं है। क्योंकि केरला के अंदर आपको लैंड कम देखने को मिलता है, लेकिन आइलैंड काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जगह जगह पर पानी आपको केरला में देखने को मिल जाएगा। तो इसी कारण एक नॉर्मल मेट्रो को केरला में बना पॉसिबल नहीं था। तो यही कारण है कि अब आपको केरला में कोची वाटर मेट्रो देखने को मिलेगी,
जिसको अभी के लिए टोटल 15 रूट पे चलाया जाएगा। और ये जो टोटल 15 रूट है वो टोटल 10 आइलैंड को कनेक्ट करेंगे, वो भी 78 किलोमीटर लंबे डिस्टेंस पर। और बताया जा रहा है कि जो ये कोची वाटर मेट्रो है वो डेली 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। और अगर बात करें अपने तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना तीसरा प्रोजेक्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे सेक्टर में जो पैसेंजर ट्रेन या फिर जो माल गाड़ियां होती है उन सभी को एक ही ट्रैक यानी कि एक ही प्रकार की पटरियों पे चलाया जाता है। इसी कारण दोस्तों पैसेंजर ट्रेन ऑन टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है, और इसी के साथ जो मालगाड़ियां होती है वो भी टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाती है। बेसिकली दोस्तों जब एक ही ट्रैक पर से मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों को गुजरना होता है तो सबसे पहले इंडियन रेलवे के द्वारा पैसेंजर ट्रेन को उस रूट से भेज दिया जाता है, लेकिन मालगाड़ियों को रोक लिया जाता है, वो भी काफी लंबे समय के लिए। यानी कि जब तक ट्रैक पे से पैसेंजर ट्रेन नहीं गुजर जाती है तब तक मालगाड़ी को रोक कर ही रखा जाता है, और जब पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर से गुजर जाती है तो उसके बाद मालगाड़ियों को चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा एक मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अब एक अलग से नई रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, और इस नई रेलवे लाइन पर केवल मालगाड़ियों को ही चलाया जाएगा, जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने के बाद मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन को अब एक ही ट्रैक पर नहीं चलाया जाएगा, बल्कि जो मालगाड़ी यानी कि जो फ्रेट ट्रेन होगी वो अब केवल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ही चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि करंटली इंडिया में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिनमें से एक हमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 1506 किलोमीटर होगी। और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होता है और महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में जाकर एंड होता है। लेकिन अगर बात करें दूसरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, तो उसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई हमें 1337 किलोमीटर देखने को मिलेगी। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल के सोननगर में जाकर एंड होता है। तो यानी कि अगर दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को मिला लिया जाए तो दोनों कॉरिडोर की जो लंबाई है वो हमें लगभग 3400 किलोमीटर देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 तक 3400 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 2850 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है। और अब बताया जा रहा है कि जो बचा हुआ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका 2023 में ओपन कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें अपने दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो अपना सेकंड मेगा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि 12 जिलों में से होकर गुजरेगा। और ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसको 8 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे एक एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करेगा। अब दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का जो काम है वो IRB डेवलपर और अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिया गया है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई होगी वो लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। और बताया जा रहा है कि जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो अप्रैल 2024 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसे पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। और दोस्तों अपना जो पहला मेगा प्रोजेक्ट है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसकी लंबाई हमें 1390 किलोमीटर देखने को मिलती है, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर लंबा होगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और मैं आपको बता दूं कि अगर करंटली आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको लगभग 24 घंटों का समय लगता है, लेकिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आप दिल्ली से मुंबई केवल 13 घंटों के अंदर ही पहुंच पाएंगे। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेसवे है वो गुड़गांव के सोना से स्टार्ट होता है और मुंबई में जाके एंड होता है। और इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे टोटल 5 स्टेट में से होकर गुजरेगा, जिनके नाम है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब अगर बात करें इसकी प्रोग्रेस के बारे में तो बताया जा रहा है कि 1390 किलोमीटर में से अभी तक 738 किलोमीटर लंबा जो ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है वो बनकर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जो ये पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो 2024 में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट। तो वेल इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।
अच्छा जी, तो वीडियो ख़त्म हो गई। जिस तरह आपने देखा जी, जो 2023 में जो इंडिया के टॉप 10 जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, उनमें जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है जी नोएडा इंटरनेशनल 10वें नंबर पे वो है जी, 10वें नंबर पे। तो उस पे आप देखें जी कितना बड़ा और खूबसूरत एयरपोर्ट बन रहा है, जिसपे आप 5 करोड़ लोग जो है वो सफ़र कर सकते हैं, और उस पे होटल्स बने होंगे, और वही जो एयरलाइन की जो टिकट्स आपने लेनी होती हैं उसकी जो एजेंसीज है वही आपको मिल जाएंगी एयरपोर्ट पर ही। तो भाई को टोटल देखे जाए तो तमाम प्रोजेक्ट जो 2023 में कुछ मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ 2023 के बाद 25 तक चले जाएंगे। आई थिंक 25 तक चलेंगे। बेंगलुरु मेट्रो हो गई, मुंबई मेट्रो हो गई, दूसरा मुंबई नवी जो एयरपोर्ट है वो बन रही है। तो ऑल इज वेल, यानी कि इंडिया में भाई जो भी प्रोजेक्ट बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है। इंडिया में आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिखाए हैं, इसकी उन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है। मतलब कि पहले तो काम शुरू हो रहा है, अच्छी डेवलपमेंट की हुई है, अच्छी डेवलपमेंट की हुई है, एक एक चीज जो है आला से आला हुई हुई है। अब ये देखें जो बेंगलुरु दूसरा है मेट्रो, उसमें आप देखें भाई अब मुसाफिरों के लिए बहुत, यानी कि ना अब जो उनका 9th नंबर का प्रोजेक्ट था वो भी मेट्रो का मुतल्लक था, और जो उन्होंने वो जिस तरह कहते हैं कि जो ब्रिज जो बनाया के नीचे, और वो 2 घंटे का सफर आप उस ब्रिज से सिर्फ 20 मिनट में। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जो इस वक्त इसीलिए ग्रोथ में है, और इंडिया की आपको पता है जिस तरह इकोनॉमी भी जब मोदी साहब आए थे तो 10 नंबर पर थी, लेकिन अब उनकी जो इकोनॉमी 5वें नंबर पे चली गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का उधर हो रहा है, आईटी उनकी मजबूत है, टेक्नोलॉजी उनकी मजबूत है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी 500 साल आगे की सोच अब रखता है भाई, मतलब कि आगे की वो सोच रखता है। हमारे लीडरों से वो बेहतर, हमारे लीडर तो कहते हैं कि हम इसके गिरेबान पकड़ ले, उसका गिरेबान पकड़ ले, लेकिन वो कहता है कि भाई नहीं, इंडिया को कैसे हमने आगे करना है, इंडिया एक दिन कैसे अमेरिका का मुकाबला करेगा, इस सोच में वो पड़ा हुआ है। अब तो इंडिया हर मुल्क को टक्कर टक्कर, लेकिन वो चाहता है कि मैं अमेरिका को भी लीड दूं। मोदी ने अब जो वादा किया ना कि मैंने अगर 5 साल बाद मेरी 5 साल हुकूमत रहती तो मैं टॉप 3 में इकोनॉमी को लेके जाऊंगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो बना रहे हैं, उसमें आप एक साल में 6 करोड़ जो पैसेंजर है उनको सहूलियात दे सकते हैं। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? पैसेंजर एक साल में बहुत बड़ी ट्रैवल करें आए जाए, तो ये भाई थोड़ी सी बात थोड़ी है। तो भाई देखा है तो देखें जिस तरह जो 15 अगस्त अभी गुजरी है, इंडिपेंडेंस डे मोदी साहब का गुजरा है, तो कश्मीर में उन्होंने बहुत यानी कि एक अच्छा माहौल बनाया, लोगों को दिखाया, तिरंगा है वो उन्होंने शुरू किया। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो मोदी साहब जो कमाल कर रहे हैं, कमाल। इधर पाकिस्तान में तो अपना परचम ही आप आजादी वाले दिन नहीं पकड़ के बाद अपना नारा नहीं लगा सकते। ये हाल है कि पाकिस्तान में वो तो बनाई चाइना ने, चाइना से फ्लैग बन के पाकिस्तान में आए। यार मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आजादी वाले दिन भी अपने मुल्क के लिए नारा नहीं लगा सकते। जिस तरह उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की बात की, जी जी, इसमें आप बैठ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक एलिशन अपने घर में बैठे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह जो तमाम प्रोजेक्ट है ना, जो 2023 में कुछ मुकम्मल हो जाने हैं, कुछ मुकम्मल हो चुके हैं, जो पब्लिक के लिए खोले जा चुके हैं, कुछ जो है 2025 तक बन जाने। तो ओवरऑल देखा जाए तो तमाम प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे और लाजवाब है। भाई मोदी को क्या कहें, हमसे तो ये हमारे ले लो, और मोदी हमें जैसे कि आपने कहा कि वो एडवांस सोच रखते हैं, इसीलिए दिन दुगनी रात चौगुनी का जो एक्सप्रेस वे सोचा जिससे उनको 1 ट्रिलियन की जो वो इकोनॉमी भी हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो तमाम प्रोजेक्ट जो हैं, और जो उन्होंने मुंबई ट्रेन हार्बर लिंक जो है वो जो बनाया है, तो वो देखिए 2 घंटे का सफर आप 20 मिनट में तय कर देते हैं, और उसकी लोकेशन देखेंगे आपको जो 40 किलोमीटर तक या 40% जो 60% देता है वो आपको ऊपर से नजर आएगा, जो बाकी का 20% आपको नीचे से भी नजर आ सकता है। तो भाई ये ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसी तरह अगर मोदी साहब लगे रहे तो इंशाल्लाह ताला एक दिन अमेरिका का भी टक्कर दे सकते हैं, वन पे तो वो आ ही सकते हैं। तो इसी के साथ आप अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।